किसी भी व्यक्ति के पास विस्थापितों को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं और नहीं। 1978 में डैम बना, काम तो नहीं हुआ विस्थापितों का आज तक। तो जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे विधानसभा में, हमें नहीं लगता किसी को जानकारी भी है। यहाँ से प्रतिनिधि भेजने की अगर बात करो तो पिछले 35 साल से हम लोग बाहर के प्रतिनिधि को भेजे, लेकिन हम लोगों के साथ हमेशा साजिश होता है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि 180 के नीचे जो इतने सारे गांव है, उन सारे गांवों का क्या होगा। 43 गांव में फिर वो बढ़ते जाएगा। इस वजह से लोग 43 से निकल ही नहीं पा रहे। नमस्कार, जोहार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा चुनाव जो कि है ईचागढ़ विधानसभा में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश रंजन महतो हैं, जो विस्थापित अधिकार मंच के संस्थापक है। देखिए, अभी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन एक मुद्दा जो है यहाँ का विस्थापितों का मुद्दा, वो पूरी तरह से गौन है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मेरे साथ राकेश महतो है, खुद एक महतो जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, जोहार। सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को हम जोहार बोलना चाहेंगे। एक मुद्दा मैं देख रहा हूँ, मतलब चुनाव प्रचार जोर शोर से, देखिए गाड़ी घूम रहा, आना जाना लगातार जारी है, लेकिन विस्थापित जो ईचागढ़ विधानसभा का सबसे बड़ा मैटर है, जो कि 116 गांव है, 84 मौजा जो है, वो पूरी तरीके से वहाँ के जो लोग है विस्थापित है, भयभीत है, उनके मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। कैसा क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक विस्थापित हूँ और मेरी पहचान भी विस्थापित से है और मेरी लड़ाई भी विस्थापित के हितों के लिए है। उसके बाद ही किसी पार्टी से खुद को मैं बिलोंग करता हूँ या किसी पार्टी में संवैधानिक पद या कोई भी मैं, लेकिन मेरा पहला प्राथमिकता है विस्थापितों के समस्याओं का समाधान करना। और आज दुर्भाग्य है कि जिस तरह से आज से पूर्व तक जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में विस्थापितों को सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम करता रहे। इस बार भी किसी भी व्यक्ति के पास विस्थापितों को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं और नहीं बात कर रहे। मुद्दा तो सभी के पास है, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम सारे लोग विस्थापित भी लगातार, हम सारे लोगों का बैठक ही चल रहा है और हम लोग आगे किस तरीके से आगे हम लोग अपना वोट को कैसे क्या करेंगे उसको लेकर लगातार हम लोग का बातचीत चल रहा है। अच्छा, ठीक है, वो सारा मुद्दा ठीक है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपने अपना पैर भी गंवाया है इस आंदोलन से, मैं उसका खुद गवाह हूँ। आप आंदोलन भी लगातार कर रहे थे, आपने ईचागढ़ विधानसभा में भी पद यात्रा चलाया, यहाँ से आप राजभवन भी गए, आप कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन सिफर, आज तक उस पर कुछ डिसीजन नहीं। 1978 में डैम बना, 3 स्टेट के हस्ताक्षर में डैम बना, लेकिन काम तो नहीं हुआ विस्थापितों को आज तक। जैसे पहले नौकरी मिलता था, आज तक जैसे मेरे जानकारी में जो आज तक जो विस्थापित है उनको मात्र 10% लोगों को ही नौकरी मिला है, लेकिन वो नौकरी बाकी लोगों को कैसे मिलेगा? 116 गांव के लोग नहीं इस पे प्रभावित है। देखिए, अगर मैं बात करूं विस्थापित समस्याओं को लेकर, तो जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे विधानसभा में, हमें नहीं लगता किसी को जानकारी भी है। और आज तक अगर हमें 1978 में डैम बनने के बाद आज अगर 2024 में ये बातें हो रहा है, तो इसमें हम सारे लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि पिछले 35 साल से 78 से अभी तक अगर बात करें तो लगभग 40-42 साल डैम का होकर, और अगर मैं यहाँ से प्रतिनिधि भेजने की अगर बात करें तो पिछले 35 साल से हम लोग बाहर के प्रतिनिधि को भेजे। तो जब हम बाहर के किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे तो हमारे क्षेत्रीय समस्या से उनको क्या लेना देना है। इस वजह से भी हमें जो लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार लगता है कि इस वजह से भी हमारे चांडिल डैम के समस्याओं का समाधान होने में इतना वक्त लगा है। और रही बात इस साल या इस बार की अगर बात करें, लोगों को कागज कलम में लगता है या जो डूबी क्षेत्र में के बाहर है उन सारे लोगों को लगता है कि चांडिल डैम विस्थापितों को सब कुछ मिल चुका नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ हमेशा साजिश होता है, साजिश होते हुए है और अभी भी साजिश से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले एक फंड भी आया है, लगभग 11 करोड़ 75 लाख के आसपास, यानी कि 12 करोड़ के आसपास एक फंड भी आया है। इसमें यह शर्त दिया गया है कि जैसे चांडिल डैम का आरएल गांव को आरएल वाइज से डिवाइड किया गया है। 171 आरएल जो बोरामीदा से शुरू होता है, 192 आरएल तक जाता है। ये जो फंड आया, उन्होंने नाम के साथ 10 गांवों के साथ ये बताया है कि 180 से लेकर पॉइंट वाइज 192 तक, 183 तक के आरएल के लोगों को ये पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे किसी को भी आवाज उठाने का मतलब जरूरत नहीं पड़ा, या किसी ने ये भी नहीं कहा कि 180 के नीचे जो इतने सारे गांव है, उन सारे गांवों का क्या होगा, उन सारे गांवों के नौकरियों का क्या होगा, उन सारे गांवों के मुआवजाओं का क्या होगा, उन सारे गांव के लोगों का जो विकास पुष्टि का पैसा नहीं मिला उसका क्या नहीं होगा। तो हमें लगता है कि लोगों को सिर्फ लुभावना वोट चाहिए। वोट के समय लोग बड़ी बातें करते हैं,
कई सारा बातें करते हैं, लेकिन अगर जानकारी की भी अगर बोले ना तो हमारे प्रत्याशियों के पास जानकारी भी नहीं चाहिए। जब जानकारी ही नहीं तो फिर हमारे लिए लड़ेंगे कैसे? इस वजह से हम सारे लोगों का समस्या बदतर से बदतर होते जा रहा है। एक चीज मैं देखता हूँ, मतलब 116 गांव प्रभावित है। ये इचागढ़ के जो विस्थापित, मैं खुद एक विस्थापित हूँ, हमको इस चीज बता कि 116 गांव प्रभावित है, 84 मौजा प्रभावित है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मतलब सिर्फ 43 गांव पर ही जो विभाग है, जल संसाधन विभाग, सिर्फ 43 गांव सिमट कर रह गया, मतलब उसके बाहर पेमेंट भी नहीं हो रहा। उनका भुगतान कैसे होगा? देखिए, इसमें भी सरकार और जो हम जनप्रतिनिधि भेजते हैं उसका दोष है। अगर सिर्फ 43 गांव पे ही काम चल रहा है, इसका कारण है कि सरकार विस्थापितों को चिन्हित करने के लिए एक धाराचार कानून है। धाराचार के माध्यम से वो गणना करता है कि किस गांव के लोगों को, और धाराचार जिस गांव में जिस वर्ष में जो लगता है उस हिसाब से क्या करते हैं कि वहां से 18 वर्ष पूर्ण होने वाले सभी विस्थापितों को क्या करते हैं, और विकास पुस्तिका निर्माण करते हैं, और उस आधार पर आगे का सारा फैसिलिटीज दिया जाता है। अब 2014 में इचागढ़ प्रखंड जामदोहा एक गांव है बांदू पंचायत में, जामदोहा 2014 में 18 वर्ष पूर्ण होने वाले लोगों का विकास पुस्तिका बन रहा है। तो अब यहां पर बातें हैं कि 2014 में जो आपने लगा दिया जामदोहा में धाराचार, तो धाराचार जब अलग अलग होते रहेगा, अब कई सारे और है जो धाराचार के लिए हाईकोर्ट किए हुए, अब फिर क्या होगा, 43 गांव में फिर वो बढ़ते जाएगा। इस वजह से लोग 43 से निकल ही नहीं पा रहे। और दूसरा सबसे बड़ा वजह है कि विभाग, सरकार और जनप्रतिनिधि ये चाहते भी नहीं है कि इन सारे लोगों का समस्याओं का समाधान करे। आसानी से समस्या का समाधान कर सकते थे। सबसे पहले 171 आरएल को पकड़ते कि बोराबिंदा में किसका क्या क्या समस्या है, नौकरी से लेकर जमीन विवाद से लेकर विकास पुस्तिका के लेकर 171 को क्लियर करते, आगे 172 पहुंचते, 73 पहुंचते, 74 पहुंचते, ऐसा कर करके बारी बारी से। लेकिन यह करते हैं 171 को कभी दे दिया, 180 को कभी दे दिया, 183 को कभी दे दिया। ऐसा करेगा तो जिंदगी में ये खत्म नहीं कर पाएगा। और 116 गांव तो छोड़िए, 73 गांव को तो भूल ही जाइए, ये 43 गांव में ही खत्म हो जाएगा, और डैम का काम भी खत्म हो जाएगा और काम भी पूर्ण नहीं होगा, ये चलते ही रहेगा। पुनर्वास स्थल जो है, आज तक वो जगह चिन्हित नहीं किया गया। जो विस्थापित है, जिनको बसाने की बात थी, वहां सड़कें वहां जर्जर है, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। अगर इस बार स्थानीय या तो जो मुद्दा चल रहा है कि हाँ इस बार स्थानीय यहाँ विधायक बनना चाहिए, जोर शोर से ये मुद्दा चल रहा है, तो क्या लगता है यहाँ के जो स्थानीय विधायक अगर चुन के आते हैं, पुनर्वास स्थल और विस्थापितों का समस्या हल कैसे होगा? क्या उनको उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो फंड देकर विस्थापितों का समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, लोगों का गलत तरीके से विकास पुस्तिका भी बन रहा है। ये तो समाधान करनी है। अगर समाधान करना हो तो सबसे पहले तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी का होना बहुत जरूरी है। हमारा विधायक स्थानीय होना बहुत जरूरी है। और अगर स्थानीय होने का फायदा यह है कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वाकई में विस्थापितों के साथ समस्या क्या क्या है। सबसे पहले तो पहल करना चाहिए, जिनकी भी सरकार बनती है विस्थापित आयोग का सबसे पहले पहल करना चाहिए, गठन करना चाहिए, जहां से नियमावली बनना चाहिए। उसके बाद हमारे जो मुख्य जो समस्या है, सबसे पहले उसको विस्थापन, यानी कि विस्थापन से पहले सबसे पहले हमें जो जमीनी विवाद है, जिसका जमीन का मुआवजा, बहुत सारे ऐसे जगह है तो जमीन का मुआवजा भी बाकी है अभी तक। पहला काम तो जमीन का मुआवजा को खत्म करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़िए आप कि नौकरी, जिसको आप नियोजन का बात किए थे, आप नियोजन देना शुरू कर दीजिए। नियोजन के बाद आइए आप विकास पुस्तिका पे काम करिए कि विकास पुस्तिका आपने किसका किसका नहीं बना है। उसके बाद फिर आगे आप जाइए, जिसका जिसका क्लियर कर रहे हैं, फिर पैकेज पे आइए। क्योंकि आप जब नौकरी नहीं दे रहे हैं, किसी को आप नौकरी दे रहे हैं, एक ही कार्ड में एक ही चूल्हा जला है, एक ही जगह का है, हर एक जगह से जब आप किसी एक को नौकरी दे रहे हैं और किसी को आप बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही चले जाओ, तो कौन जाएगा? इस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगना, तब जाके आप लोगों को पुनर्वास करना पड़ेगा। और जब आप पुनर्वास करेंगे तो जैसे कि एक लड़ाई चल रहा है झारखंड में कि खतियान के आधारित स्थानीय नीति बने। कल दिन अगर सरकार, कोई भी सरकार बनता है और खतियान के आधारित अगर स्थानीय नीति बन जाता है, तो सवाल है कि हम चांडिल डैम विस्थापित खतियानदारी कहां जाएंगे? हमारा खतियान तो पानी के अंदर चला जाएगा, हमारा खतियान का तो वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य, अभी तक अगर हमारे पुनर्वास स्थल में लोग बसे हुए हैं तो उन पुनर्वास स्थल में अभी तक पट्टा नहीं मिला है। हमारा आय जाति नहीं बनता है। आय जाति के लिए हमें वापस पुराना जो डूबी क्षेत्र है उसी का खतियान पे जाकर हम लोग को जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो विस्थापन करने से पहले सभी विस्थापितों को पुनर्वास स्थल चिन्हित करके जमीन का पट्टा देना होगा, उसके बाद ही आगे कुछ कर सकता है। इस तरह का अगर वो सिर्फ सोचेंगे कि हम उसको कुछ फंड दे देते हैं, फंड दे के बोलेंगे खाली करो, या पानी बढ़ा देंगे जबरदस्ती, इससे कभी खाली नहीं हो पाएगा।
राकेश जी, आप एक विस्थापित नेता है, आपकी पहचान भी विस्थापित, आप खुद एक परिवार से जुड़े हुए हैं, आपका घर भी विस्थापित चांडिल डैम में चला गया। राकेश महतो का इस चुनाव में स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड, जैसे कि मैं पूर्व में भी बताया, मेरी लड़ाई विस्थापितों के हित के लिए है, मेरी पहचान विस्थापित लड़ाई से है, और इस चुनाव में भी हमारा स्टैंड उसी के तरफ है जो हमारे हितों में काम करेगा, साफ और स्पष्ट तरीके से। मैं 5 सवाल लेता हूँ, रैपिड फायर तो आपको देना है। ईचागढ़, मैं चाहता हूं कि क्षत्रिय प्रत्याशी हो, जो जीते विधायक क्षत्रिय हो। सबसे अच्छा प्रत्याशी मेरा अपना, कौन? जो विस्थापितों के लिए लड़ेंगे, जो विस्थापित हित में काम करेंगे। झारखंड का सबसे अच्छा नेता अभी इस चुनाव में? झारखंड का सबसे अच्छा नेता इस चुनाव की अगर बात करें तो जो अभी वर्तमान के हमारे, अगर मैं नेता की बात करूं तो टाइगर जयराम महतो, और अगर व्यवस्थित नेता की बात करूं तो हेमंत सोरेन। झारखंड, दुर्भाग्य है झारखंडियत का अभी तक पहचान नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं इस बार हमें स्थानीय नीति मिलेगा, उम्मीद करते हैं इस बार हम सारे लोगों को नियोजन प्राप्त होगा, सभी को, बाहरी को नौकरी नहीं जाएगा। बाहरी या स्थानीय? स्थानीय। क्यों? हम स्थानीय मुद्दा पे लड़ते हैं, स्थानीय हितों के लिए लड़ते हैं, तो स्थानीय अगर रहेंगे तो हमारे दुख दर्द को समझेंगे, बाहरी हमारे दुख दर्द को नहीं समझेंगे। सीएम किसको देखना चाहिए? टाइगर जयराम महतो। चलिए, ये थे राकेश रंजन महतो, जो विस्थापितों के मुद्दे पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखी, और कहीं ना कहीं ये विस्थापित इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा ईचागढ़ के लिए बनने वाला है। ऐसे तो विस्थापितों का मुद्दा हमेशा इस विधानसभा में चर्चा का विषय रहता है, लेकिन विस्थापितों का जो काम होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में विस्थापितों को समस्याओं को जो भी नेता यहाँ से चुनकर विधानसभा जाएंगे उसे पूरा जरूर करेंगे। शुक्रिया।